नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लेट्स टॉक मनी किताब की, जिसे मोनिका हलन ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। लेकिन दोस्तों, मैं इसे आपको सिर्फ पॉइंट्स में नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, करण की कहानी, जो आप में से ही कोई हो सकता है। करण की ये यात्रा आपको सिखाएगी कि कैसे सही पैसे का प्लान बनाकर जिंदगी की आजादी पाई जा सकती है। सोचिए, अगर हर महीने की सैलरी आने से पहले ही आपका खाता खाली हो जाता है, अगर हर अचानक खर्च पर आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, और अगर रिटायरमेंट का नाम सुनकर आपको डर लगने लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं करण की कहानी। करण 28 साल का एक नौजवान है। दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। सैलरी अच्छी है, 70,000 रुपए महीना। दोस्तों के साथ कैफे, वीकेंड पर पार्टी और ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन महीने के आखिर में खाता हमेशा खाली हो जाता है। क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर पसीना निकल जाता है। शादी की प्लानिंग हो रही है, ईएमआई का बोझ सिर पर है, और मम्मी पापा बार बार कहते हैं, बेटा पैसे बचाओ। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। करण के दिमाग में एक ही सवाल, इतनी कमाई होने के बाद भी मैं हमेशा कंगाल क्यों रहता हूं? और यहीं से शुरू होती है उसकी पैसों की समझदारी की यात्रा। अध्याय 1, पैसा संभालना क्यों जरूरी है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है करण से। करण की लाइफ बिल्कुल हमारी तरह है। 28 साल का नौजवान दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। सैलरी आती है 70,000 रुपए हर महीने। सुनने में बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन हकीकत यह है कि महीने के आखिर में उसके अकाउंट में हमेशा सिर्फ कुछ 100 रुपए बचते हैं। सैलरी आते ही करण सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड के बिल भरता है, फिर घर का किराया, फिर मोबाइल और इंटरनेट के बिल, और उसके बाद शुरू हो जाती है पार्टी, कैफे, ऑनलाइन शॉपिंग और बाकी शौक। करण सोचता है, अरे अभी तो मैं जवान हूं, पैसे तो बाद में भी बचा लूंगा, अभी मजे कर लेते हैं। लेकिन एक दिन करण के ऑफिस में एक सीनियर को अचानक रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई और कंपनी ने कह दिया, अब घर पर आराम करो। अब ये अंकल 55 साल के हैं और रिटायरमेंट के लिए कुछ भी सेव नहीं किया। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का ईएमआई, सब कुछ बाकी है। उन्होंने करण से कहा, बेटा अगर पैसे का प्लान नहीं करोगे तो जिंदगी प्लान कर देगी। ये सुनकर करण को झटका लगा। उसने सोचा, अगर मैं भी ऐसे ही चलता रहा तो 50 की उम्र में भी मुझे ईएमआई भरनी पड़ेगी, और शायद मैं कभी आजादी से जी ही नहीं पाऊंगा। यहीं से करण को समझ आया, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी के लिए होता है। अगर हमारे पास पैसों की प्लानिंग नहीं है तो हम हमेशा पैसों के गुलाम बने रहेंगे। किताब कहती है, पैसे को इग्नोर करना ऐसे है जैसे अपनी सेहत को इग्नोर करना। दोनों का रिजल्ट बाद में बहुत महंगा पड़ता है। तो पहला सबक जो करण ने सीखा, पैसा संभालना सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है, ये जिंदगी की सुरक्षा और आजादी के लिए है। अध्याय 2, फाइनेंशियल प्रोडक्ट समझो, अंधाधुंध निवेश मत करो। करण को लगा कि अब उसे पैसों के बारे में सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन करण की एक बड़ी गलती थी। उसने बिना समझे कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ले रखे थे। कैसे? उसका एक कजिन आया और बोला, भाई ये इंश्योरेंस प्लान ले लो, डबल फायदा है, इंश्योरेंस भी और निवेश भी, रिटर्न भी मिलेगा और सुरक्षा भी। करण को यह डील सुनने में बहुत बढ़िया लगी। उसने सोचा, वाह, एक तीर से दो निशाने।
पैसे भी बचेंगे और लाइफ इंश्योरेंस भी हो जाएगा। उसने बिना सोचे 30,000 सालाना का एंडोमेंट प्लान ले लिया। पहले साल प्रीमियम भरा, फिर दूसरा साल, लेकिन रिटर्न देखकर उसके होश उड़ गए। 5 साल बाद भी उसे सिर्फ थोड़ा सा बोनस और उसकी अपनी रकम मिली। करण को समझ आया, ये तो इंश्योरेंस के नाम पर निवेश का धोखा है। न सही कवर मिला, न अच्छा रिटर्न। किताब यहां एक जबरदस्त बात कहती है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को समझ नहीं सकते, उसमें 1 रुपया भी मत लगाइए। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों की नॉलेज की कमी का फायदा उठाते हैं। मोनिका हालन कहती है, इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस के लिए होना चाहिए, निवेश सिर्फ निवेश के लिए होना चाहिए। इन दोनों को कभी मिलाना नहीं चाहिए। करण को यह बात जम गई। उसने वो पॉलिसी बंद की और सीखा, टर्म इंश्योरेंस लो, सबसे सस्ता और सबसे सही। बाकी का पैसा निवेश में लगाओ, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एनपीएस जैसे ऑप्शन में। इसके बाद करण ने एक और चीज सीखी, किसी रिश्तेदार या एजेंट की बातों पर भरोसा मत करो, पहले खुद रिसर्च करो। क्योंकि बहुत बार लोग कमीशन के चक्कर में गलत प्रोडक्ट थमा देते हैं। इस अध्याय का संदेश साफ है, अंधाधुंध निवेश मत करो। जो चीज समझ में आए वही लो, वरना पैसा डूब जाएगा। अध्याय 3, अपना बजट बनाओ और खर्चों पर कंट्रोल करो। करण ने इंश्योरेंस की गलती से सबक ले लिया, लेकिन एक और बड़ी दिक्कत बाकी थी, खर्चों पर कंट्रोल नहीं था। हर महीने की सैलरी आते ही करण शॉपिंग साइट खोलता, महंगे जूते, नए गैजेट्स ऑर्डर करता, वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी, कैफे में महंगे कॉफी, मूवी, और फिर महीने के अंत में अकाउंट जीरो। एक दिन करण के अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए बचे थे और उसे क्रेडिट कार्ड का 20,000 का बिल भरना था। उसने सोचा, ऐसे कब तक चलेगा? पैसा तो आता है, लेकिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। यहीं से उसने सीखा तीसरा सबक, बजट बनाना। किताब कहती है, जो आप माप नहीं सकते उसे सुधार नहीं सकते। मतलब, अगर आपको पता ही नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप उसे सही दिशा में कैसे लगाएंगे? करण ने एक दिन पूरा बैठकर अपना खर्च लिखा। किराया 15,000, खाना 8,000, ट्रैवल 4,000, शॉपिंग 10,000, पार्टी और मूवी 6,000, बाकी सब मिलाकर 70,000 उड़ जाता था। उसने किताब में पढ़ा, 50-30-20 रूल अपनाओ। 50% जरूरी खर्च पर, घर का किराया, खाना, बिजली, इंटरनेट। 30% निवेश और सेविंग पर, 20% लाइफस्टाइल पर। करण ने इस रूल को अपनाया। अब हर महीने सैलरी आते ही सबसे पहले 20,000 निवेश के लिए अलग रख देता, 5,000 इमरजेंसी फंड में डालता और फिर बाकी खर्च प्लान करता। पार्टी और शॉपिंग पर कंट्रोल किया। पहले जहां वो 10,000 शॉपिंग पर उड़ाता था, अब सिर्फ 2,000 रखता। धीरे धीरे करण को फर्क दिखने लगा। पहले जहां महीने के आखिर में अकाउंट खाली होता था, अब उसके अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे बचने लगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश, अगर आप अपने खर्च को नहीं संभालेंगे तो आपका पैसा हमेशा आपसे भागता रहेगा। बजट बनाओ, रूल सेट करो और उस पर टिके रहो। अध्याय 4, इमरजेंसी फंड बनाओ। बजट बनाने के बाद करण को लग रहा था कि अब उसकी फाइनेंशियल लाइफ सही ट्रैक पर है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हिला दिया। रविवार की सुबह करण अपनी बाइक से ऑफिस के एक काम के लिए निकल रहा था। अचानक ट्रैफिक में एक ऑटो वाले ने अचानक ब्रेक लगा दी। करण की बाइक फिसल गई और करण गिर पड़ा। बाइक बुरी तरह से डैमेज हो गई और करण को भी हाथ पैर में चोटें आई। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। चेकअप, एक्सरे, दवाइयां, सब मिलाकर बिल आया 30,000 रुपए। करण के पास सिर्फ 10,000 रुपए थे, वो भी उसकी सैलरी का हिस्सा। बाकी के लिए उसने फिर से क्रेडिट कार्ड का सहारा लिया। घर आकर वो सोच रहा था, अगर ये चोट ज्यादा बड़ी होती तो मैं क्या करता? अगर जॉब ही चली जाती तो मैं कैसे मैनेज करता?
यहीं से उसे समझ आया, इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। अगर आप तैयार नहीं हो तो ये आपको कर्ज के दलदल में धकेल देती है। किताब कहती है, कम से कम 6 महीने का खर्च अलग इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। मतलब अगर आपका मासिक खर्च 30,000 है तो कम से कम 1,80,000 रुपए एक ऐसे अकाउंट में होने चाहिए जहां से आप तुरंत निकाल सको। करण ने तुरंत एक अलग सेविंग अकाउंट खोला और उसमें हर महीने 5,000 रुपए डालना शुरू किया। उसने सोचा, ये पैसे कभी खर्च के लिए नहीं है, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। नौकरी जाने पर, हेल्थ इश्यू होने पर या किसी बड़े अचानक खर्च के लिए। धीरे धीरे 1 साल में करण ने 60,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बना लिया। अब जब भी वो कोई खबर सुनता कि किसी का बिजनेस बंद हो गया या किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उसके मन में शांति रहती। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं तैयार हूं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश, इमरजेंसी के आने का सवाल नहीं है, कब आएगी ये सवाल है। तैयार रहना ही समझदारी है। अध्याय 5, इंश्योरेंस है जरूरी, लेकिन सही वाला। करण ने इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी उसकी लाइफ में एक बड़ी कमी थी, सही इंश्योरेंस का ना होना। उसके पास जो पॉलिसी थी वो सिर्फ नाम की इंश्योरेंस थी। ज्यादा प्रीमियम, कम कवरेज और साथ में निवेश का लालच। एक दिन करण के एक दोस्त के पिता को हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल का बिल आया 4 लाख रुपए। करण के दोस्त ने सोचा था कि उसके पिता के पास मेडिकल इंश्योरेंस है, लेकिन वो सिर्फ 2 लाख का कवर था। बाकी पैसे जेब से देने पड़े। ये देखकर करण को फिर झटका लगा। उसने सोचा, अगर मेरे घर में ऐसा कुछ हुआ तो मैं कैसे मैनेज करूंगा? मेरे पास तो सिर्फ 2 लाख का कवर है। किताब में मोनिका हालन कहती है, इंश्योरेंस शांति देता है, रिटर्न नहीं। मतलब इंश्योरेंस कोई निवेश नहीं है, ये सिर्फ सिक्योरिटी है। तो करण ने क्या किया? सबसे पहले उसने एक टर्म इंश्योरेंस लिया, क्योंकि ये सबसे सस्ता और सबसे जरूरी है। अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए मिले, और ये सब उसे सालाना सिर्फ 12,000 रुपए में मिल गया। फिर उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया, 10 लाख रुपए का, ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी उसकी सेविंग को खत्म ना कर दे। किताब कहती है, जीवन बीमा सिर्फ टर्म प्लान में होना चाहिए। मेडिकल खर्च से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। इन दोनों को कभी निवेश के साथ मत मिलाइए। करण को एक और चीज समझ आई, इंश्योरेंस जितनी जल्दी लोगे उतना सस्ता मिलेगा। इसलिए उसने तुरंत सही कदम उठाए। अब करण को शांति थी। अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मेरा परिवार सुरक्षित है, और अगर मेडिकल इमरजेंसी आई तो मेरा इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों मदद करेंगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश, इंश्योरेंस रिटर्न देने के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी और परिवार की सुरक्षा के लिए है। अध्याय 6, निवेश का सही तरीका, पीपीएफ, ईपीएफ और म्यूचुअल फंड। करण अब सही ट्रैक पर आ चुका था। उसके पास बजट था, इमरजेंसी फंड था और सही इंश्योरेंस भी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, पैसा बढ़ेगा कैसे? पहले करण का सोचना था कि एफडी सबसे सुरक्षित है। उसने बैंक में कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट कर रखे थे। लेकिन एक दिन उसने महंगाई का हिसाब लगाया। एफडी में उसे मिल रहे थे 5% ब्याज और महंगाई थी करीब 6%। मतलब उसका पैसा बढ़ने के बजाय घट रहा था। करण ने सोचा, अगर मैं ऐसे ही एफडी में पैसा रखता रहा तो 20 साल बाद भी मैं अमीर नहीं बल्कि गरीब हो जाऊंगा। यहीं से उसने किताब का ये अध्याय पढ़ा और सीखा। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का तरीका है सही निवेश। किताब कहती है, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें पैसा 15 साल तक लॉक रहता है, ब्याज टैक्स फ्री है और गारंटीड रिटर्न मिलता है। अगर आप सैलरी वाले हैं तो ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, को कभी मत निकालिए, इसे बढ़ने दीजिए, ये आपका रिटायरमेंट फंड बनेगा। और सबसे पावरफुल तरीका, म्यूचुअल फंड
एसआईपी। करण ने एसआईपी के बारे में पढ़ा और समझा। अगर मैं हर महीने 10,000 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाऊं और ये औसतन 12% रिटर्न दे, तो 20 साल में मेरा पैसा 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। ये सुनकर करण को लगा, ये तो पैसों का जादू है। उसने तुरंत अपना पहला एसआईपी शुरू किया। 10,000 रुपए हर महीने। सैलरी आते ही ये पैसा ऑटोमेटिक कटने लगा। पहले पहले उसे थोड़ा डर था, क्या मार्केट गिर गया तो? लेकिन किताब ने कहा, लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, गिरावट सिर्फ मौके होते हैं, और एसआईपी के लिए तो ये फायदे की बात है। धीरे धीरे करण ने 3 कदम अपनाए। ईपीएफ को कभी नहीं छेड़ा। पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख रुपए डाले। एसआईपी में लगातार निवेश किया। उसने समझा, एफडी नहीं, एसआईपी ही मुझे करोड़पति बनाएगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश, पैसा बैंक में सोने दो मत, उसे काम पर लगाओ और लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ। अध्याय 7, गोल सेट करो। रिटायरमेंट, घर, बच्चों की पढ़ाई। अब करण हर महीने एसआईपी कर रहा था, पीपीएफ में निवेश कर रहा था और ईपीएफ को छेड़े बिना बढ़ने दे रहा था। लेकिन एक दिन उसने सोचा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? आखिर मुझे कितना पैसा चाहिए? किताब में मोनिका हालन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आपका निवेश बेकार है। बिना गोल के निवेश करना ऐसे है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। करण ने सोचा, मुझे क्या क्या चाहिए? उसने कागज और पेन लिया और लिखना शुरू किया। 5 साल में घर खरीदना है, 10 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए 20 लाख चाहिए, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए कम से कम 2 करोड़ चाहिए। ये देखकर करण को लगा कि उसे बहुत बड़ी रकम चाहिए। लेकिन फिर किताब ने कहा, बड़ी रकम सुनकर डर मत जाओ, इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और समय के साथ निवेश करो। तो करण ने प्लान बनाया। घर के लिए अलग एसआईपी, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट के लिए ईपीएफ और पीपीएफ को छूना नहीं। उसने एक रूल अपनाया, हर गोल के लिए अलग निवेश, ताकि जरूरत के समय एक फंड के लिए दूसरा फंड न तोड़ना पड़े। फिर उसने कैलकुलेशन की, अगर मैं रिटायरमेंट के लिए 30 साल तक हर महीने 15,000 रुपए लगाऊं, तो 12% रिटर्न पर यह 3 करोड़ तक पहुंच सकता है। यह सुनकर करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा, अब यह गेम प्लान है, अब मैं किसी भी हालत में निवेश बंद नहीं करूंगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश, लक्ष्य तय करो, प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो। बिना गोल के निवेश कभी सफल नहीं होता। अध्याय 8, गलतियों से सीखो, क्रेडिट कार्ड का जाल। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को अक्सर एक जरूरी चीज माना जाता है, लेकिन ये अगर सही तरह से इस्तेमाल न हो तो ये आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती बन सकता है। सोचिए, आपको एक चमकता हुआ कार्ड मिला, बैंक कहता है, अभी खरीदो, बाद में भरो। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन यही बाद में भरो आपकी नींदें उड़ा देता है। क्रेडिट कार्ड का असली जाल है ब्याज दरें। अगर आपने बिल समय पर नहीं भरा तो सालाना ब्याज 36% तक हो सकता है। यानी अगर आपने 10,000 रुपए खर्च किया और समय पर नहीं चुकाया तो कुछ ही महीनों में यह रकम 15,000 रुपए तक पहुंच सकती है। दूसरी बड़ी गलती, न्यूनतम भुगतान, मिनिमम पेमेंट। बैंक आपको कहता है कि बस 5% भुगतान करो, बाकी बाद में। ये बाद में वाला चक्कर आपको कर्ज के दलदल में फंसा देता है। तीसरी गलती, अनावश्यक खर्च। लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर पॉइंट्स मिलते हैं, डिस्काउंट मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप उन चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं जिनकी जरूरत ही नहीं थी। तो बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले, क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह ट्रीट करो। जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है उससे ज्यादा खर्च मत करो। हर महीने का बिल पूरा और समय पर भरो। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद कर दो। याद रखो, क्रेडिट कार्ड सुविधा है, फंदा नहीं। अगर समझदारी से इस्तेमाल करोगे तो ठीक है,
वरना ये आपकी मेहनत की कमाई को कर्ज में बदल देगा। अध्याय 9, महंगाई का सच समझो। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे दुश्मन की जो चुपचाप हमारी जेब काटता है, महंगाई। हाँ, वही महंगाई जो साल दर साल हमारे पैसों की कीमत को कम करती रहती है। और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, आज आपके पास 100 रुपए हैं, उससे आप 2 किलो चावल खरीद सकते हैं। लेकिन 10 साल बाद वही चावल 150 रुपए के हो गए, तो उसी 100 रुपए में आप कितना खरीद पाएंगे? सिर्फ 1.5 किलो। मतलब आपकी खरीदने की ताकत घट गई। यही है महंगाई का असर। महंगाई हर साल औसतन 6 से 7% बढ़ती है। अगर आप अपना पैसा बैंक सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, तो आपको मिलते हैं 3 से 5% का ब्याज। यानी ब्याज महंगाई से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे कम हो रहा है। महंगाई का असर सिर्फ रोजमर्रा की चीजों पर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े लक्ष्यों पर भी पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट। आज जिस कोर्स की फीस 5 लाख है, 15 साल बाद वही 15 से 20 लाख होगी। तो महंगाई से लड़ने का एक ही तरीका है, ऐसे निवेश करना जो महंगाई को मात दे सके। यानी जो आपको लंबे समय में महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे, जैसे म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी सिप, स्टॉक्स या पीपीएफ जैसी स्कीम्स। याद रखो, अगर आप सिर्फ पैसे को बचाकर रखेंगे तो महंगाई उसे खा जाएगी। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से निवेश करेंगे, तभी आप महंगाई से जीत पाएंगे। तो अगली बार जब आप सोचें कि निवेश की क्या जरूरत है, तब महंगाई को याद कीजिए। यही दुश्मन है जिसे हराना है। अध्याय 10, खुद को आजादी दो, पैसा लाइफ को कंट्रोल न करे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम पैसे के पीछे भागते रहें। अक्सर लोग पैसा कमाने की दौड़ में इतने फंस जाते हैं कि असली जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि पैसों को सही तरह से मैनेज करके हम अपने सपनों और खुशियों के लिए समय निकाल सकते हैं। सबसे पहले समझो कि पैसा सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। लोग पैसा जोड़ते जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य भूल जाते हैं। अपने लिए यह तय करो कि पैसा तुम्हारी लाइफ को कैसे बेहतर बनाएगा। क्या तुम जल्दी रिटायर होना चाहते हो? क्या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो? क्या दुनिया घूमना चाहते हो? यह सब तभी मुमकिन होगा जब तुम पैसों को अपना गुलाम बनाओ, न कि खुद उसके गुलाम बन जाओ। अब सवाल आता है, कैसे करें ये? पहला स्टेप, अपनी इनकम से हमेशा एक हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखो। यह तुम्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा और लाइफ में फ्रीडम भी। दूसरा स्टेप, जरूरत और चाहत में फर्क समझो। हर चीज खरीदने की आदत से बचो। जो चीज तुम्हारे गोल को अचीव करने में मदद न करे, उस पर पैसा खर्च मत करो। तीसरा स्टेप, पैसों से जुड़ा स्ट्रेस कम करो। कर्ज में मत फंसो, क्रेडिट कार्ड के जाल से दूर रहो। जितना पासिव इनकम जनरेट कर सको, करो ताकि पैसों के लिए तुम्हें मेहनत कम करनी पड़े। चौथा स्टेप, अपना टाइम खरीदो। पैसा कमाने के चक्कर में इतना बिजी मत हो जाओ कि लाइफ का असली मजा ही खो दो। अपने शौक पूरे करो, अपने रिश्तों को समय दो। आखिर में यही कहूंगा, पैसा जरूरी है, लेकिन इसे कंट्रोल में रखना और सही जगह इस्तेमाल करना ही असली कला है। अगर तुमने ये सीख लिया, तो जिंदगी तुम्हारी होगी, पैसों की नहीं। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है, पैसा सिर्फ कमाना काफी नहीं है, उसे सही जगह लगाना जरूरी है। आज ही बजट बनाओ, इमरजेंसी फंड रखो, टर्म इंश्योरेंस लो और सिप शुरू करो। क्योंकि जो आज प्लान करेगा, वही कल चैन की नींद सोएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ।